गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राजकीय व्यवस्था में दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो संविधान के उद्देश्य का नागरिकता। एमसीक्यू सीरीज के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। ऑप्शन है मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, उद्देशिका में, मूल कर्तव्यों में। तो आप यहाँ देखेंगे संविधान के जो निर्माता थे उनका जो मूलभाव था, जितने भी आदर्श थे, वो हमारे उद्देशिका के अंदर प्रदर्शित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? मूल जो संविधान था हमारा, उसके अंदर 22 पार्ट थे। पहला जो पार्ट है उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक। दूसरा जो पार्ट था, दूसरा जो भाग था, उसके अंदर अनुच्छेद 5 से 11 है और वो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। 44वें संशोधन के बाद, 73वें संशोधन के बाद, कार्यान्वयन की तिथि से और 42वें संशोधन के बाद। मित्रों, हमारे संविधान में प्रियम्बल के अंदर, उद्देशिका के अंदर केवल एक बार संशोधन हुआ है और वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसी के आधार पर हमने 3 शब्दों को प्रियम्बल में जोड़ा था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। तो यहाँ हमसे धर्मनिरपेक्ष पूछा है, ये शब्द हमने 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा था। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 42वें संशोधन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की, राष्ट्रपति शासित सरकार की। आपको पता है कि हमारे देश में एकल नागरिकता है और जो दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो संघीय सरकार में होता है और अमेरिका के अंदर है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमारी जो सरकार है उसमें एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। और अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ वो बी ऑप्शन होगा, संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या संसद और विधानसभाएं। नागरिकता के लिए हमारी जितनी भी नियम अधिनियम जो बनते हैं, इसकी सर्वोच्च जो शक्ति है वो संसद के पास रहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, संसद के पास ये शक्ति है। और नागरिकता अधिनियम 1955, उसके बाद कई इसमें संशोधन हुए 2003, 2015 और अभी वर्तमान में एक CAA भी काफ़ी विवादित रहा था। तो इन सब पर जो नियम बनाने की शक्ति है वो संसद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, यानी किस शब्द का उल्लेख नहीं। यदि आपने प्रियम्बल वाला हमारा जो वीडियो देखा है तो आप बता सकते हैं किस शब्द का उल्लेख नहीं है। न्याय का, भ्रातृत्व का यानी फ्रेटर्निटी का, प्रतिष्ठा की समानता का, या वयस्क मताधिकार का। यदि आपने प्रियम्बल को अच्छे से देखा है, पढ़ा है, याद किया है, तो वयस्क मताधिकार शब्द का उसमें उल्लेख नहीं है। और आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। आप जब प्रियम्बल को देखेंगे तो वहाँ पे हम जब फ्रीडम की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ थॉट्स है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है, स्पीच है। लेकिन वहाँ आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है, जस्टिस है वो आपका एक तरह से, जस्टिस फॉर इकोनॉमिक
सोशल और पॉलिटिकल। जब न्याय की हम बात करेंगे तो आर्थिक न्याय की बात हमारे प्रियम्बल में है, तो आप प्रियम्बल को अच्छे से याद करेंगे तो ये अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो है आपका बी ऑप्शन, आर्थिक स्वतंत्रता की बात प्रियम्बल में नहीं की। आर्थिक न्याय की बात हमने प्रियम्बल में की है ना। ये एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसी का ये मॉडिफाइड रूप है और आप इसका अच्छे से आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा उद्देश्य का प्रियम्बल। प्रस्तावना में हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका मनोभाव, उनके आदर्श, उनका मत परिलक्षित होता है, प्रतिबिंबित होता है ना। तो ये आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आया हुआ है आपके CDS एग्जाम में। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका क्वेश्चन 9 है उसमें हमारी जो प्रियम्बल की भाषा है ना, पूरा प्रियम्बल इसमें लिखा हुआ है। एक जगह जो डेट है उसकी जगह एक्स लिख दिया है, एक्स का अर्थ है। आप जब प्रियम्बल को याद करेंगे हिंदी में, इंग्लिश में है ना, तो आपको ध्यान होगा आज इतर द्वारा 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हमने संविधान को किस दिन एडॉप्ट किया था वो डेट यहाँ पूछा गया है और आपको अच्छे से याद है वो डेट 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देश्य का यानी प्रियम्बल का आधार बना? आपको याद होगा हमारा जो वीडियो है प्रियम्बल वाला, उसको आप अच्छे से देखेंगे तो ये प्रियम्बल की सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं, प्रस्तुत किया था। उस पर बहुत सारा डिबेट किया गया। 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार कर लिया गया। उस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही प्रियम्बल को ड्राफ्ट किया गया और इसको ड्राफ्ट किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको ड्राफ्ट किया था। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन डी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, इन्होंने ही जो उद्देश्य का है उसको ड्राफ्ट किया है और ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कथन वाला है, एक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1951 को रंगून में हुआ, उसका जन्म के समय उसके पिता भारत के जन्मजात नागरिक थे, उसे अब जनन द्वारा भारत का नागरिक माना जाता है। एक व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1988 को ईटानगर में हुआ, उसका जन्म के समय उसकी माता भारत की नागरिक थी परंतु पिता भारत के नागरिक नहीं थे, उसे भारत का जन्मजात नागरिक माना जाता है। अब इन दोनों कथनों को जब देखेंगे, नागरिकता वाले जो प्रावधान है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में देखेंगे तो वहाँ ये दिया हुआ है, दोनों ही कथन आपके, दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। जन्म के द्वारा नागरिकता, इसमें जो ऑप्शन सी है उसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, ये एक्सप्लेनेशन है। और यदि व्यक्ति बाद में जन्मा है और उसका एक अभिभावक भारतीय नागरिक है तो वो भारत का नागरिक माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपके स्टेटमेंट वाला है। यहाँ कथन दिए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड, वो किस तरह से उनकी व्याख्या करते हैं। वर्ष 2003 में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून द्वारा 16 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता की स्थिति है। ये कानून उन्हें आर्थिक कार्यकलापों में भाग लेने के लिए, मतदान करने, भारत की विभिन्न विधायी संस्थाओं के लिए चुने जाने के लिए सक्षम बनाता है। इन कथनों पर आपको चर्चा करनी है। तो सी में आप देखेंगे, ऑप्शन सी में कथन जो फर्स्ट है वो तो सत्य है, लेकिन सेकंड वाला आपका असत्य है, वो यहाँ चुनाव लड़ने में भाग नहीं ले सकते हैं। तो आपका यहाँ जो राइट आंसर होगा वो आपका कथन सी वाला, फर्स्ट तो सत्य है और किंतु सेकंड वाला असत्य है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एनआरआईज द्वारा भारत में निर्वाचन में पात्र मतदाता होने के लिए क्या शर्त है? तो पहला, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें अपने मूल स्थान में शारीरिक रूप से मौजूद होना ही चाहिए। एनआरआई चाहे उन्हें दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त की हो या नहीं, मत देने के पात्र हैं। पात्र एनआरआईज को निर्वाचन पंजीकार एवं साथ फॉर्म 6A भरकर पंजीकृत होना चाहिए। तो इसमें 3 स्टेटमेंट हैं जिसमें से एक स्टेटमेंट आपका गलत है, फर्स्ट वाला है ना। उनको मूल स्थान पर सारे रूप से मौजूद नहीं होना होता, वो अपने डाक मतदाता मत दे सकते हैं। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा केवल कोट 2 और 3 है ना, 2 और 3 ही सही है, पहला वाला आपका स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर आपका होगा डी वाला ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, भारत का संविधान गणतंत्री है क्योंकि
एक निर्वाचित संसद का उपबंध करता है, वयस्क मताधिकार का उपबंध करता है, अधिकारों के विधेयक समाविष्ट करता है, कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। हमारे यहाँ जो सुप्रीम जो हेड होता है राष्ट्रपति, वो इलेक्टेड होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक गणतंत्रीय है, यहाँ कोई वंशागत तत्व नहीं है। तो डी वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल सही है, कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट वाला है। भारत के संविधान के उद्देशिका में समाजवादी शब्द अनुच्छेद 29 जी के साथ, अनुच्छेद 14 के साथ, अनुच्छेद 25 के साथ और अनुच्छेद 23 के साथ कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ आप देखेंगे अनुच्छेद 23 के साथ ये समाजवादी शब्द का सिस्टम सही नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 23 में हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, उनकी हम व्याख्या करते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संवैधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है क्योंकि यह मूल भारित शब्दों का प्रयोग करती है। ये संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। ये शक्ति और परिसीमनों का स्रोत है। ये संविधान की आधारभूत विशेषताओं की संपूर्ण सूची प्रदान करती है। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन आपका जो बी है, संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है, ये उद्देशिका में है। तो आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के बाद में भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस एक विशेषता को उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया? जब हम वादों का अध्ययन करेंगे तो उनसे हमें ये सारी चीज़ें पता चलेगा। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, पंथ निरपेक्षता को मान्य ठहराया गया। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लें और वादों वाला एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस बात में किस पक्ष के बारे में चर्चा सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आदर्श और दर्शन उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान के उद्देशिका में प्रतिष्ठापित है। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, पूंजीवाद और मुक्त व्यापार। आप यदि प्रेम्बल को अच्छे से देखेंगे तो वहाँ आपको पूंजीवाद और मुक्त व्यापार का कोई शब्द नहीं मिलेगा, इसलिए आपका जो कूट है जिसमें एक और दो हैं वो आपका राइट आंसर है। और ये जो थर्ड वाला है ये हमारे प्रेम्बल में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। केवल एक और दो हमारे जो कूट हैं वो आपके सही हैं। यहाँ तक आपने 18 तक सारे क्वेश्चंस को देखा है। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पुनः एक बार आप इनको देख लें, किसी क्वेश्चन में कोई ऐसा लगता हो तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका शेष पार्ट पूरा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।